हेलो गाइस, दिस इज़ सुभाष और हम अपनी एनआईएम सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ में ये एनआईएम प्रैक्टिस चला रहे हैं। प्रैक्टिस में कुछ तो हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दी है जो इससे पहले दी और इसमें कुछ थ्योरेटिकल्स लिए हैं हमने, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर किए हैं। एक दो न्यूमेरिकल भी हैं जो कि इंटरेस्टेड थे, हमें लगा कि होनी चाहिए थी। तो अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट्स गो। देयर इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है इफ द इन्वेस्टर इज इन द 30% टैक्स ब्रैकेट देन 8.4 पोस्ट टैक्स रिटर्न इज इक्वलेंट टू डैश इन प्री टैक्स टर्म्स। क्वेश्चन सिंपली इस बात को कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टर 30% टैक्स ब्रैकेट में है, अगर किसी इन्वेस्टर पर 30% का टैक्स लगता है, after tax the return is 8.4%, then what is the tax before the tax? What is the return before the tax? कहने का मतलब ये है, अगर 30% टैक्स लग गया, उसके बाद 8.4% का रिटर्न आया, टैक्स लगने से पहले रिटर्न कितना था, सिंपली कैलकुलेट कर लें और देखते हैं क्या है। Here is the calculation। अब हम सीधे समझते हैं। तो 30% का तो टैक्स लग गया, बचा कितना 70%। 70% इज इक्वल टू 8.4%। तो 100% कितना होगा? 70% अगर 8.4% है तो 100% कितना होगा? नॉर्मल हम टैक्स निकाल सकते हैं 8.4 इंटू 100% निकाल रहे हैं हम, और हमारे पास है कितना अपॉन 70% इक्वल है। 70 क्यों किया? 70% हमें दे रखा है, हम 70% के बेस पर 100% निकाल रहे हैं। जो 8.4 है वो 70% है, उसके बेसिस पे हम 100% निकाल रहे हैं। दैट इज द रिटर्न इज 12% में आ रखा है, जिसमें अगर आप अपॉन 100 करेंगे तो वही आएगा 0.12%। ओके, देख लेते हैं। और यही सॉल्यूशन दे रखा है। प्री टैक्स रिटर्न जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है इक्वल्स टू करेंगे 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स का मतलब है 70, जो 70% है 0.7 पे पहुंचेगा। दैट इज कैलकुलेशन। एंड आफ्टर इट देखते हैं और आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं तो देखते हैं व्हाट इज द डिविडेंड यील्ड ऑफ एबीसी कंपनी। शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ 360 and an annual dividend of 10%। नॉर्मल अगर आप फॉर्मूले को देखें, हमें सीधा बोल रखा है कि डिविडेंड यील्ड निकाल दी। डिविडेंड यील्ड का मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपने जितना भी डिविडेंड कमाया वो मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में, मार्केट प्राइस के बेस पर कितना परसेंट है, ये डिविडेंड यील्ड है। कि आपने डिविडेंड तो निकाला फेस वैल्यू पे, लेकिन जो जितना भी डिविडेंड निकला वो कितने परसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइस, दिस इज द डिविडेंड यील्ड। तो हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। 10% एनुअल डिविडेंड है, जो कि फेस वैल्यू पर निकालेंगे तो 10 रुपीज का हमारा डिविडेंड आया। कैलकुलेट करते हैं। सिंपली 10 रुपीज का हमारा डिविडेंड आ गया। और डिविडेंड कितनी परसेंट है एज पर द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस दे रखा है हमें 360, तो अपॉन 360 दैट इज 0.02777। दिस इज द आंसर। रियली इट इज द आंसर। डिविडेंड यील्ड का आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं यहाँ। डिविडेंड इक्वल टू मार्केट, मतलब डिविडेंड यील्ड इक्वल टू अ डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। दैट इज द कैलकुलेशन एंड आंसर इज दिस। अगला क्वेश्चन है डैश is a sum of the money paid at a regular periods such as the monthly, quarterly, annually। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि अगर आप एक रेगुलर पेमेंट करते हैं किसी को भी, और वो हो सकता है मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, कुछ भी हो सकता है, तो उस प्रोसेस को इसे क्या टर्म देंगे, इसे मतलब किस स्कीम के नाम से बुलाएंगे? तो ऑब्वियसली एनुटी के नाम से बुलाएंगे। कैश फ्लो तो हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ द रेगुलेशन। आई मीन एनुटी इज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस प्रोसेस। कैश फ्लो तो हो रहा है, लेकिन मतलब बात वो वहाँ नहीं बैठ रही। रिटर्न नहीं हम पेमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है।
सिंपली दिस इज द एनुटी। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज रुपीज देन लैक्स। नॉर्मली ये जो स्कीम्स की लिमिट होती है वो 15 लाख की होती है, दैट इज द आंसर। एंड एक और बात होती है, ये ज्वाइंटली इंडिविजुअली भी की जा सकती है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होती है, और ये जैसे मल्टीपल ऑफ 1000 के बेसिस पे की जाती है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कंपेयर्ड टू एन एंडोमेंट प्लान एन यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान हैज रिटर्न विच आर हाई, वेरी लो, फिक्स, वेरिएबल। तो इसको देखने के लिए जो आंसर है वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? एक्चुअली जो एंडोमेंट प्लान होता है वो एक फिक्स बेसिस पे कर लिया जाता है, जो एक बोनस टाइप मिलता है, आई मीन बोनस कैलकुलेट होता है, वो भी हल्का फुल्का वेरिएबल होता है लेकिन इतना नहीं होता। बोनस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कुछ मतलब रुपयों में मतलब ऊपर नीचे होती है, लेकिन यूनिट लिंक पेंशन वो प्लान होता है, इसके बेसिस पे क्या है, ये इक्विटी एक्सपोजर होता है। इसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है, इक्विटी में ज़्यादा लगाया जाता है, जो कि इक्विटी का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से अपना रिटर्न वेरी कर जाएगा। दिस इज द मेन थिंग। अगला क्वेश्चन है एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नीड्स टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन। कुछ सिंपल ये करा है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के केस में अगर आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है, आई मीन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कितने दिन पहले और कितने मंथ्स पहले आपको रिन्यूअल करा लेना चाहिए। तो इसका आंसर जो होता है वो 3 मंथ है। 3 मंथ द एक्सपायरी से आप 3 मंथ पहले आप रिन्यूअल करा लें। दिस इज द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोविजन। इफ एन HUF डिस्ट्रीब्यूट्स द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट टू इट्स मेंबर्स इट इज़ नॉट टैक्सेबल फॉर द मेंबर्स, राइट। ये आंसर बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर कोई HUF प्रॉफिट अर्न करती है और उस पर टैक्स दे देती है, देन उसके बाद अपने मेंबरों को उस प्रॉफिट का रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या उस टाइम पे टैक्स लगेगा? तो नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम इक्विटी स्कीम कैन बी। ये बात कर रहे हैं सेट ऑफ की, कि सेट ऑफ जो लॉन्ग टर्म लॉस है और इक्विटी स्कीम से है वो किससे सेट ऑफ हो सकता है। तो पहला आंसर दे रखा है सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन ओनली। क्या केवल लॉन्ग टर्म गेन होगा तभी सेट ऑफ होगा? सेट ऑफ अगेंस्ट एनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गेन हो जाएं तब भी कर सकते हैं क्या? देन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर गेन। हम किसी अदर गेन से बिल्कुल सॉर्ट ऑफ नहीं कर सकते कि ये और ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है अपने पास सेट ऑफ अगेंस्ट गेन्स फ्रॉम नॉन इक्विटी स्कीम। जो नॉन इक्विटी स्कीम्स हैं क्या उनसे भी कर सकते हैं क्या? अब हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर सिंपली केवल इसी बात को कहता है कि लॉन्ग टर्म अगर लॉस है आपके पास तो केवल और केवल लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा। इसका मतलब ये है 2 केस बनते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के केस में। जैसे ये कैपिटल गेन का कंसेप्ट है, एंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में केवल 2 ही केस बनते हैं। और इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एंड लॉन्ग टर्म ओनली सेट ऑफ फ्रॉम दिस लॉन्ग टर्म गेन्स ओनली। इसके लिए हमने एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा और आप वहाँ से दे सकते हैं। और बड़े अच्छे ढंग से हमने वहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से सेट ऑफ किया जा रहा है। इनकम टैक्स के 5 हेड पूरे हेड लिए हैं हमने उसमें, और कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, इवन कैरी फॉरवर्ड भी समझाया हमने। आप देखना अगर आगे समझना हो ढंग से। ये क्वेश्चन है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी इज अ कंपनी रेगुलेटेड बाई। क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि जो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? तो इन सबको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी मतलब जो नो योर कस्टमर वाली मतलब जो KYC रजिस्ट्रेशन की जितनी भी एजेंसी हैं उनको सेबी करता है। IRDA की बात करते हैं तो ये इंश्योरेंस की तरफ चला जाता है।
एमफी की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स की तरफ चला जाता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की जो जितनी भी मतलब एएमसीज हैं, एएमसीज को रेगुलेट करने का काम मतलब इनका होता है, एमफी का। और सीडीएसएल ये तो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल इनका काम नहीं होता ये। एंड आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। क्वेश्चन सिंपली इस बात को कह रहा है कि इनमें से कौन लोग हैं जो एग्जेम्प्ट नहीं है, कहने का मतलब जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो सर्विस रेंडर करें, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर इट्स एग्जेम्प्ट, ये है उसमें मतलब गाइडलाइंस में प्रोविजंस में दिया है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं। टैक्स प्रैक्टिशनर इट इज़, ये कैंडिडेट है जो कि मतलब ये कोई डिग्री नहीं है और ये मतलब कोई भी कर सकता है टैक्स प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिस अगर आपने टैक्सेशन का काम किया तो यू आर द टैक्स प्रैक्टिशनर, अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एज अ काम कर रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये तो महान ही होते हैं, इनको तो मतलब इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये मतलब रजिस्ट्रेशन लें छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। एंड स्टॉक ब्रोकर इनको भी नीड नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ओनली डेप्थ स्कीम, ओनली इक्विटी स्कीम्स, both debt and equity schemes, debt and equity scheme other than the balance scheme। एक्चुअली जो एसटीटी लगता है वो इक्विटी स्कीम पर लगता है। और आपको अच्छा लगा होगा शायद वीडियो, कोशिश करना अगर लाइक अच्छा लगा हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना। एंड थैंक यू।